नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की 3rd यूनिट का 2nd टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहरें एवं उनकी देखभाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय इमारतें क्या होती है। वे इमारतें जो हमारे आसपास स्थित हैं तथा सभी के उपयोग में आती हैं। देखिए, वे सभी इमारतें जो हमारे उपयोग में आती है, स्थानीय का अर्थ होता है लोकल और इमारतों का अर्थ होता है बिल्डिंग, यानी हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सभी क्या है, स्थानीय इमारतें। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी इमारतें आती है। तो इसमें आते हैं विद्यालय। अब विद्यालय जो हैं वो सभी के उपयोग में आते हैं, लिखा है तथा सभी के उपयोग में आती हैं। ठीक है, वे स्थानीय इमारतें जो सभी के उपयोग में आती है। तो इसमें क्या है, विद्यालय जो कि सभी बच्चों के पढ़ने के उपयोग में आता है, अस्पताल जो सभी रोगियों मरीजों के उपयोग में आता है, साथ ही बैंक, डाकघर, मंदिर, मस्जिद, ग्राम पंचायत भवन सभी के उपयोग में आते हैं। साथ ही आपका मॉल जहाँ सभी शॉपिंग करने जाते हैं, होटल, पुलिस थाने आदि, ये सभी क्या है, स्थानीय इमारतें हैं जो सभी के प्रयोग में आती है। साथ ही स्मारक व ऐतिहासिक स्थल आदि, यानी अगर आपके आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व की इमारत है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, तो वो भी किस्म के अंतर्गत आएगा, स्थानीय इमारतों के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि स्थानीय इमारतें क्या है। अब आप हमारा टॉपिक देखिए, उसमें बताया गया है स्थानीय इमारतों की सुरक्षा। तो अब हम देखते हैं कि स्थानीय इमारतों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें नंबर 1 पर आता है, वो आता है इन इमारतों के समीप कूड़ा कचरा न करें। यानी अगर हम स्थानीय इमारतों की सुरक्षा करना चाहते हैं, या जो हमें करना भी चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन इमारतों के समीप हमें कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। वहाँ किसी तरह की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। दूसरा उपाय वो है इनकी नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करें। अब मान लीजिए जितनी भी हमारी इमारतें हैं उनमें हम मान लीजिए अस्पताल को लेते हैं, तो मान लीजिए अस्पताल में डॉक्टर्स भी हैं, सारे स्पेशलिस्ट भी हैं, नर्स भी हैं, वहाँ मरीज भी आते हैं, उनका बहुत अच्छे से इलाज भी होता है, उनको मेडिसिन भी दी जाती है। लेकिन अगर अस्पताल में कोई सफाई कर्मी नहीं है जो वहाँ के बाथरूम की सफाई कर सके, कमरों की सफाई कर सकें, स्ट्रेचर्स की सफाई कर सकें, तो वहाँ बहुत सारे रोगाणु हो जाएंगे, है ना, कमरे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मरीज वहाँ ठीक होने के लिए आ रहे हैं वो उल्टा और बीमार हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं आप। तो इनकी नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हमें रखना है। अब मान लीजिए हम एक विद्यालय का उदाहरण लेते हैं, तो विद्यालय में प्रिंसिपल भी है, हेडमास्टर भी है, स्टाफ मेंबर भी हैं, है ना, और बच्चे भी हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर विद्यालय में कोई प्यून नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं है, तो विद्यालय में चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और बच्चों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी चाहिए, इनकी नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए अगर हम इनकी सुरक्षा चाहते हैं तो। और नंबर 3 पे फ्रेंड्स वो है तोड़ फोड़ ना करें। यानी जितनी भी हमारी स्थानीय इमारतें, चाहे वो आपका बैंक हो गया, डाकघर हो गया, मॉल हो गया, अस्पताल हो, चाहे आपका विद्यालय हो, तो इन सभी के में हमें किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। वहाँ की जितनी भी सामग्री है उसकी हमें सुरक्षा करनी है, उसे सुरक्षित रखना है। ये हमारी सार्वजनिक जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवैध कार्यों हेतु प्रयोग न करें। जितनी भी इमारतें हैं उनका हमें किसी भी अवैध कार्यों हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अवैध कार्य कौन से होते हैं मैं बिल्कुल भी इस पर कमेंट नहीं करूंगा, आप सभी समझते हैं। तो जनरली होता क्या कि जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐतिहासिक स्मारक है तो लोग क्या सोचते हैं, अगर वहाँ कोई नहीं जाता, वो खंडहर पड़ा है, तो लोग उसे अवैध काम के लिए उपयोग करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, बिल्कुल अनुचित तरीका है। हमें किसी भी स्थानीय इमारत का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवैध कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और स्थानीय इमारतों की सुरक्षा का जो अगला उपाय है वो है इन इमारतों के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। देखिए, एक तो उनकी हमें नियमित साफ सफाई भी करना है, वहाँ कचरा भी नहीं करना, और साथ ही अगर हम वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे वहाँ किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं फैलेगी और वहाँ का वातावरण जो है वो भी शुद्ध बना रहेगा। तो स्थानीय इमारतों की सुरक्षा के लिए हमें वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए उसके आसपास। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस पर अतिक्रमण न करें। यानी स्थानीय इमारतों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई स्कूल है और उसके आसपास लोगों के घर है, तो लोग क्या करते हैं, कभी अपना घर बनाते हैं तो वो अतिक्रमण करते करते कभी स्कूल की बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं या उसको भी क्रॉस कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें जो भी स्थानीय इमारतें हैं उनको ये नहीं सोचना है कि उनका कोई निजी स्वामित्व नहीं है तो हम जैसे चाहे उसका अतिक्रमण कर सके। तो हमें किसी प्रकार का अतिक्रमण वहाँ
नहीं करना चाहिए। और अगला है इनकी महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाए। जितनी भी हमारी स्थानीय इमारतें हैं, चाहे वो ऐतिहासिक इमारतें हों और साथ ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जो इमारतें, चाहे वो आपका अस्पताल हो, बैंक हो, विद्यालय वगैरह हो, ग्राम पंचायत भवन हो, तो इनके प्रति लोगों में एक जागरूकता फैलाएं ताकि लोग इनके महत्व को समझ सकें और साथ ही इनकी नियमित साफ सफाई भी रखें, इनके आसपास कूड़ा कचरा भी ना फैलाएं, इनके आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे स्थानीय इमारतें। अब हम आगे देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति के बारे में। सो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं। संपत्ति मीन्स व्हाट काइंड ऑफ संपत्ति, यानी किस संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति आप कहोगे। वह संपत्ति जो किसी निजी स्वामित्व में नहीं होती है तथा जिसका उपयोग सर्वजनों के द्वारा किया जाता है, यानी वह संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति कहलाएगी जिस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता है, यानी किसी का उस पर निजी अधिकार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर पर आपका निजी अधिकार है, आपका निजी स्वामित्व है। आप अन्य व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसने दोगे क्योंकि उस पर आपका निजी अधिकार है, वो आपके निजी स्वामित्व में आती है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति जो होती है वो होती है जिस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है और साथ ही वह उस संपत्ति का जो उपयोग है वो सर्वजनों के द्वारा किया जाता है, यानी सभी लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। तो क्या समझे अपन, हम ये समझे कि वह संपत्ति जो किसी के निजी स्वामित्व में नहीं होती, सभी व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है और सभी व्यक्ति उसको उपयोग करते हैं, वह संपत्ति क्या कहलाती है, सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। अब कौन कौन सी संपत्तियाँ इसके अंदर आएगी, तो जैसे आपका स्कूल हो गया, मंदिर, ग्राम पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस, सभी लोग इनका उपयोग करते हैं। साथ ही बैंक, अब बैंक पर किसी का निजी अधिकार होता है कि हर कोई व्यक्ति वहाँ जाके कह देगा नहीं ये बैंक मेरा है, तो ये संभव नहीं है, वो किसी के निजी स्वामित्व में नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति वहाँ जाकर अपना काम करवा सकता है। साथ ही नल, अब नल में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति कह देगा कि नहीं इससे कोई और पानी नहीं भर सकता, ये भी सब सार्वजनिक होता है, यानी हर कोई व्यक्ति नल से पानी भर सकता है। साथ ही अगर बात करें स्मारक, सड़क, अब सड़क की भी अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि आप हटिए यहाँ से, आप यहाँ वाहन ना चलाइए, यहाँ ना चलिए, सड़क हमारी है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि वो उसके निजी स्वामित्व में नहीं है। सड़क जो होती है वो सार्वजनिक होती है, सभी व्यक्ति उस पर वाहन चला सकते हैं, चल सकते हैं यातायात नियमों का पालन करते हुए। साथ ही अगर बात करें अस्पताल, कुआं, नदी, हर व्यक्ति नदी से पानी भर सकता है। तो ये सारी जो कुआं, नदी, नल आदि हैं, ये सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, यानी वह संपत्ति जो किसी के निजी स्वामित्व में नहीं और सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में, जो कि हमारे आज के इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वर्ग 3 की एग्जाम में पर्यावरण में से इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर होती क्या है, राष्ट्रीय धरोहर किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय धरोहर राष्ट्र में स्थित उन स्थानों को कहा जाता है जिन्हें विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किया गया है, यानी किनको हम राष्ट्रीय धरोहर कहेंगे। राष्ट्रीय धरोहर हमारे देश में स्थित उन स्थानों को कहा जाता है। वो स्थान कोई पर्वत हो सकता है, कोई झील हो सकती है ना, कोई स्मारक हो सकता है, रेगिस्तान या वन आदि हो सकता है, जिसे क्या किया गया है, विश्व स्थल समिति द्वारा चयनित किया गया है, उसे विश्व धरोहर के रूप में चयनित किया गया है, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है, लेकिन वो हमारे देश में है, इसलिए उसे हम राष्ट्रीय धरोहर कह के बुलाते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि विश्व धरोहरों का चयन यूनेस्को करता है। फ्रेंड्स ये नाम आप याद रखिएगा अच्छे से, विश्व धरोहरों का चयन कौन करता है, यूनेस्को करता है। ये एक संस्था है, कहाँ की संस्था है मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। तो यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर का चयन करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्थल, कौन सी स्मारक, कौन सा ऐतिहासिक स्थान विश्व धरोहर होगा। तो इसका जो पूरा नाम है यूनेस्को का वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्टूडेंट जो यही कंफ्यूज होते हैं वो इसे नेशनल समझ लेते हैं, या नेशनल नहीं है, जो नेशंस है वो बिल्कुल सही है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और साथ में बता दूं कि यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कब स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस कहाँ है, जो फ्रांस में, याद रखिएगा ये भी। और लोगो जो है इसका लोगो ये है, ठीक है, यूनेस्को और एक हाउस टाइप बना हुआ है, तो ये इसका लोगो है, ये भी आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय धरोहरें, यानी उन राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश की एमपीटेट एग्जाम में तो हो सकता है मध्य प्रदेश की धरोहरों के बारे में ही पूछ लिया जाए। तो मैं बाद में आपको राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में भी बताऊंगा जो अदर स्टेट में है, लेकिन सबसे पहले उन धरोहरों के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। सो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर खजुराहो के मंदिर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपने कभी ना कभी खजुराहो के मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, न सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में और बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए इनको विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया गया है। तो खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया है? तो इनको सन 1986 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ठीक है। और इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि चंदेलों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर हैं, यानी चंदेल राजवंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था और हमारे मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मंदिर है। फैक्ट ये है कि खजुराहो के मंदिर की जो दीवारें हैं, जो गुंबदें हैं, चारों तरफ की जो दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे आदि हैं, उन सभी पर अनेक प्रकार के सुंदर स्त्री पुरुषों और अप्सराओं की मूर्तियाँ बनाई गई है। और फैक्ट ये है कि वो मूर्तियाँ पूरी तरह से काम वासना से लिप्त जान पड़ती है। उनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ यानी यौन क्रिया को उकेरा गया है, साथ ही वो रतिभाव तथा मिथुन भावना से प्रेरित स्त्री पुरुषों की नग्न मूर्तियां हैं। यानी वहाँ जो मूर्तियां उकेरी गई है उनमें पूरी तरह से काम वासना को दिखाया गया है, उसमें यौन क्रियाओं को दिखाया गया है, किस तरह की स्त्रियों की भाव भंगिमाओं को दिखाया गया है और उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में वहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है। वो सारी जो मूर्तियाँ हैं वो रतिभाव से प्रेरित है, मिथुन भावना से प्रेरित है, पूरी तरीके से वो लव, लस्ट एंड लीकिंग में लिप्त मूर्तियाँ हैं और साथ ही वो स्त्री पुरुषों की नग्न मूर्तियाँ उस मंदिर पर दिखाई गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है और इसी कारण ये विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इसी कारण इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। फ्रेंड, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। तो इन्हें सन 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है और साथ ही मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अब इनकी क्या विशेषता है? तो इनका महत्व ये है कि पाषाणकालीन गुफाएं एवं भित्ति चित्र, यानी ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में स्थित पाषाणकालीन गुफाएं हैं और यहाँ इन गुफाओं में भित्ति चित्र यानी इनकी गुफाओं की जो दीवारें उन पर चित्र बनाए गए हैं पाषाणकालीन लोगों के द्वारा। नंबर 3 पर आता है, वो आता है सांची के स्तूप। तो सांची के स्तूप को सन 1989 यानी 1990 में इनको विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये सांची में स्थित है। सांची कहाँ है? रायसेन में, और रायसेन जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। अब इनका महत्व क्या है? तो फ्रेंड, इनका महत्व ये है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये तो हुए मध्य प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहरें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो इसको आप करंट अफेयर भी समझ सकते हैं, वो है बुंदेला राजवंश के अद्भुत वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करने वाली मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को ने 2019 में विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में सम्मिलित कर लिया है। यानी बहुत जल्दी ये भी एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित हो सकता है, क्योंकि अभी इसे यूनेस्को ने अस्थायी सूची में सम्मिलित कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये तो था एक जानकारी, कभी इसके बारे में पूछा जाए तो। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में, क्योंकि अगर किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सको। और मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाए, तो बड़े सीरियस होकर और ध्यान से इसको पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जानेंगे धरोहरों का नाम, उनका घोषित वर्ष यानी किस वर्ष में उनको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, यूनेस्को ने उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है, साथ ही वो किस स्थान पर है, उसका महत्व क्या है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की गुफाओं को 1983 में घोषित किया गया है विश्व धरोहर और साथ ही ये महाराष्ट्र में स्थित है और बौद्ध धर्म, इनका महत्व क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही बात करें नेक्स्ट में हम एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो एलोरा की जो गुफाएं इनको भी 1983 में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है और ये इसलिए मैंने स्टार लगाया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये भी जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित ये गुफाएँ हैं। साथ बात करते हैं, अगला है आगरा का किला। तो आगरा के किला को भी 1983 में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये इसका जो महत्व है वो है मुगल सम्राट का ये स्मारक है। फिर बात करते हैं ताजमहल के बारे में। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है, इसको भी 1983 में, इनका सन याद रखिएगा, मेन ये है
तो इसको भी कब याद रखिएगा, ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रेम का प्रतीक इसे माना जाता है। अब ये कहाँ तक सही है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। आगे बात करते हैं, वो है कोणार्क मंदिर, जिसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसे सन 1984 में शामिल किया गया है विश्व धरोहर में और ये ओडिशा में स्थित है, जिसको उड़ीसा भी बोलते हैं। और इसका महत्व क्या है, तो ये कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। महाबलीपुरम स्मारक, तो इसको महाबलीपुरम स्मारक को 1984 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है और ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे ओपन एयर रॉक के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसे 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये असम में है, याद रखिएगा। और एक सींग वाले गेंडे का इस जो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया गया है, ये खासकर आप याद रखिएगा। एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण कहाँ किया गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है और ये कहाँ है, असम में। फिर बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसको 1985 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है और ये राजस्थान में स्थित है और साथ ही यहाँ साइबेरियन क्रेन पक्षी का संरक्षण किया जाता है। फिर बात करें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी सन 1985 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में और ये भी असम में स्थित है और यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर बात करते हैं चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा को 1985 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है और साथ ही ये कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। फिर बात करें हम्फी का स्मारक, तो हम्फी का स्मारक जो है 1986 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उनको कब विश्व धरोहर में घोषित किया गया है, विश्व धरोहर इनको घोषित किया गया है सन 1987 में। फिर बात करें ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कहाँ है, तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है, इसको 1987 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा अपने पेन पेपर लेके और इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने बिल्कुल इनको सन वाइज इनको यहाँ नोट किया है ताकि आप अच्छे से इनको लिख सके और आपको लाइन बाय लाइन ये याद रहे। फिर बात करते हैं पट्टकल स्मारक के बारे में, तो पट्टकल स्मारक को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। फिर बात करें हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इससे पहले हमने देखा है कि हमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, इनको भी विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। और जो 1987 में किसको, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को भी विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर बात करें नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एक और आ गया, इसको 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। फिर हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है और इसको 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। फिर बात करें कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार को 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये भी कहाँ है, आपका दिल्ली में स्थित है। फिर बात करें महाबोधि मंदिर, तो महाबोधि मंदिर को सन 2002 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये बिहार में स्थित है। फिर अंत में हम बात करते हैं लाल किला के बारे में, जो लाल किला जो है इसे सन 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये दिल्ली में स्थित है। तो इनको आप याद रखिएगा। साथ ही मैंने जो आपको बताए हैं खजुराहो के मंदिर, ठीक है, साथ ही सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, उनके बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा। ये सारी जो विश्व धरोहरें हैं जिनको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।